Renegade Immortal, Chapter 560. Hello, welcome back to my channel, Books with AR. 60 फीट के बाद वॉन्गलिन की आंखें तंग हो गईं। वो आगे नहीं बढ़ा, बल्कि 3 कदम पीछे हटा। फिर उसने 9 कदम साइड पर लिए, मजीद 3 कदम पीछे लिए और फिर एक बार फिर सीधा आगे चला गया। पवेलियन से 30 फीट दूर पहुंचने से पहले वो तकरीबन एक छोटे दायरे में घूमा। उसका एक्सप्रेशन पुरसुकून था, क्योंकि ये सब उसकी डिडक्शंस के अंदर था और तमाम 10,000 तब्दीलियां उसके दिल में महफूज थीं। हर एक कदम ऐसी चीज थी जिसका उसने लातादाद बार हिसाब लगाया था, जब तक कि उसे आखिरकार यकीन नहीं हो गया। वो इतनी आसानी से सिर्फ इसलिए चल सकता था क्योंकि वो बहुत पुरएतमाद था। वॉन्गलिन जानता था कि अगर वो मोहतात ना रहा और एक गलत कदम उठाया तो उसे शदीद खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पहले 60 फीट इतने बुरे नहीं थे, लेकिन आखिरी 40 फीट उसकी मौजूदा कल्टीवेशन के साथ उसके लिए तबाहकुन होंगे। ताहम कुछ भी मुतलक नहीं था और रिस्ट्रिक्शन के अंदर हमेशा हिफाजत का रास्ता होता था। अगर कोई बहरान के लम्हे में उस रास्ते पर कदम रख सके तो वो अपनी जान बचा सकते हैं। ये सेलेस्टियल रिस्ट्रिक्शंस के बारे में भी कुछ खास था। ताहम हिफाजत का ये रास्ता कभी भी मुकर्रर नहीं था और रिस्ट्रिक्शन के अंदर मुसलसल हरकत कर रहा था। पिछले 2 महीनों के दौरान रिस्ट्रिक्शन की तब्दीलियां सीखने के अलावा वॉन्गलिन ने महफूज रास्ते की पोजीशन निकालने पर भी तवज्जो मरकूज की थी। 60 से 70 फीट तक दायरे में घूमने की वजह महफूज रास्ते में तब्दीली थी। उसने हमेशा खुद को इससे सिर्फ एक कदम दूर रखा। इस लम्हे वो 70 फीट पर खड़ा था और एक लम्हे के लिए हिसाब लगाने पर तवज्जो मरकूज की। फिर उसका जिस्म हिला और उसने सीधा एक कदम में 10 फीट तय कर लिए। उतरने के बाद वॉन्गलिन ने फौरन मजीद 10 फीट तय किए, लेकिन जिस लम्हे वो उतरा उसका एक्सप्रेशन बदल गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने आधा कदम बाएं तरफ लिया और इस लम्हे आखिरी 10 फीट में अचानक एक काला तूफान नमूदार हुआ। ये तूफान कहीं से भी नमूदार हुआ और एक शिद्दत भरी ताकत खारिज की। इसके अंदर काली बिजली की लकीरें भी हरकत कर रही थीं। तकरीबन एक पल में ये 10 फुट का इलाका तबाहकुन ताकत में ढक गया। शिद्दत भरी हवाएं इलाके में उमड़ आईं और बिजली बेरहमी से गिरी। ये तबाहकुन ताकत ऐसी थी जिसे असेंडेंट कल्टीवेटर्स भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, वॉन्गलिन तो दूर की बात है। खास तौर पर बिजली, ये ड्रैगन्स की तरह हरकत कर रही थी जो किसी भी चीज को तबाह कर सकते थे। वॉन्गलिन का जिस्म तूफान के अंदर हरकत करता रहा और 10 फुट के इलाके को तय करते हुए, जबकि बिजली के झटकों के दरमियान एहतियात से रास्ता बना रहा था। हर कदम जो उसने उठाया वो महफूज रास्ते पर था और एक गलत कदम उसकी ओरिजिन सोल के खात्मे पर खत्म होता। पहला कदम गलत हिसाब नहीं था, लेकिन किसी वजह से रिस्ट्रिक्शन ने उल्टा काम करना शुरू कर दिया था। 10 सांसों के वक्त के बाद तूफान ऐसे गायब हो गया जैसे वो कभी मौजूद न था, और काली बिजली उसके साथ ही गायब हो गई। वॉन्गलिन का जिस्म एक झटके में हिला और आखिरी 10 फीट तय करके पवेलियन में उतरा। अगरचे उसने आखिरी 10 फीट तय कर लिए थे, लेकिन उसकी पेशानी पसीने से ढकी हुई थी। जिस लम्हे उसने पवेलियन में कदम रखा, उसके गिर्द 100 फीट का इलाका रोशन हो गया। ये एक तेज रोशनी थी जो आसपास के इलाके पर चमकी, जिससे मंजर फौरन बदल गया। जब वॉन्गलिन ने पवेलियन में देखा तो ऐसा लगा जैसे बादल हट गए हों और एक जाली पहाड़ी वाला इलाका नमूदार हुआ। हर तरफ घास थी और बांस का झुंड था जो पहले से मौजूद बांस के झुंड से जुड़ा हुआ था। मंजर में तब्दीली ऐसी थी जैसे कोई मौत के दरवाजे से आया हो और दूसरी दुनिया में दाखिल हो गया हो। इसी वक्त खला से एक पुरसुकून आवाज आई और वॉन्गलिन के कानों में पड़ी। रिस्ट्रिक्शन तोड़ना तुम्हें इस केव का आर्जी तौर पर मालिक बनने की अहलियत देता है। जब तक तुम मरते नहीं, कोई और दाखिल नहीं हो सकता। जिस लम्हे ये आवाज आई, सुनहरी रोशनी की एक लकीर फासले से उड़कर वॉन्गलिन के सामने रुक गई। ये एक क्रिस्टल टोकन था। ये सिर्फ उसकी उंगली के साइज का था और हवा में तैरता रहा और 7 रंगी रोशनी छोड़ रहा था। ये केव टोकन है। इस टोकन को पकड़ो और तुम केव में दाखिल हो सकते हो। वॉन्गलिन ने एक गहरी सांस ली जब उसने छोटा क्रिस्टल टोकन पकड़ा और पवेलियन को देखा। हर पत्थर की मेज और कुर्सी पर हिफाजती रिस्ट्रिक्शंस थीं और उन्हें लापरवाही से छुआ नहीं जा सकता था। ताहम पवेलियन के बाहर 100 फीट के इलाके को कवर करने वाली रिस्ट्रिक्शन के मुकाबले ये रिस्ट्रिक्शंस बहुत कमजोर थीं। वॉन्गलिन ने मेज या कुर्सियों की तरफ नहीं देखा, उसकी आंखें गोल मेज के ऊपर मौजूद शराब के जग पर जम गईं। हालांकि शराब के जग पर रिस्ट्रिक्शन नफीस थी, लेकिन वॉन्गलिन के लिए इसे तोड़ना मुश्किल नहीं था। थोड़ी डिडक्शन के बाद उसके दाएं हाथ ने जग की तरफ इशारा किया और उससे 3 इंच दूर पानी जैसी लहर नमूदार हुई।
वांग लिन की उंगली ने पानी की लहर की तरफ इशारा किया, जिससे लहरों का सिलसिला पैदा हुआ। उसी वक्त उसने तेजी से अपनी उंगली उठाई और एक ख्याली रिस्ट्रिक्शन फेंका, जो पानी की लहर पर गिरा। इस लम्हे पानी की लहर फौरन उबलने लगी और मरकज में एक वर्टेक्स बन गया। वर्टेक्स तेजी से घूमने लगा और बड़ा हो गया, जिससे एक गोल खला बन गई। वांग लिन का दायां हाथ बिजली की तरह हिला जब उसने सीधा वर्टेक्स के दरमियान हाथ डाला, जग को पकड़ा और एक पल में वापस निकाल लिया। फिर पानी की लहर गायब हो गई और सब कुछ वापस नॉर्मल हो गया। वांग लिन ने पुरजोश एक्सप्रेशन दिखाया। उसके हाथ में शराब का जग भारी था, इसलिए ये वाज़े तौर पर खाली नहीं था। उसने एक गहरी सांस ली जब उसने ढक्कन खोला। फिर एक ताज़ा दम कर देने वाली खुशबू फौरन हवा में फैल गई। वांग लिन ने देखा कि शराब के जग के पेंदे में शराब के 10 कतरे थे। ये शराब का जग काफी भारी है, लेकिन इसमें सिर्फ शराब के 10 कतरे हैं। ताहम ये सेलेस्टियल की शराब है, इसलिए ये आम नहीं हो सकती। वांग लिन ने शराब के जग को घूरा और कशमकश में मुब्तला हो गया। थोड़ी देर बाद उसने अपने दांत भींचे, शराब का एक कतरा निकाला और फौरन उसे अपने मुंह में चूस लिया। जिस लम्हे शराब का वो कतरा उसके जिस्म में दाखिल हुआ, वांग लिन का पूरा जिस्म अचानक सुर्ख हो गया। सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी की एक पागल कर देने वाली मिकदार फौरन उसके जिस्म में भर गई। सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ साथ वांग लिन के जिस्म में नशा आवर एहसास आहिस्ता आहिस्ता नमूदार हुआ। उसके जिस्म में सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी की मिकदार तेजी से बढ़ी जब ये उसकी मेरिडियंस में सैलाब की तरह गुजरी। फिर उसके डांटियन में एक गर्म लहर पैदा हुई और उसके जिस्म में ऊपर की तरफ शूट हुई। उसी वक्त नशा आवर का एहसास और भी मजबूत हो गया। वांग लिन की आंखें अब साफ नहीं रहीं और धुंधली हो गईं। उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ झुका, उसका सर गिर गया और वो सो गया। वक्त गुजरता गया। 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 1 साल। वांग लिन इस पूरे साल सोता रहा और इस दौरान उसके मुंह से खर्राटों की आवाजें सुनाई देती रहीं। जब से वांग लिन ने कल्टीवेशन शुरू की थी, वो बहुत कम सोता था और ये पिछले कई 100 सालों में उसकी सबसे लंबी नींद थी। अगरचे वो सो रहा था, लेकिन उसके जिस्म में सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी तेजी से बढ़ रही थी। ये रफ्तार ऑल सीयर को भी हैरान कर देती अगर वो यहाँ देखने के लिए मौजूद होता। जब उसके जिस्म में सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी एक खास हद तक पहुंची, तो उसके डैंटियन में डीमन क्रिस्टल खामोशी से टूट गया और पिघल गया। डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी अचानक उसके जिस्म में भर गई, लेकिन सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी ने उसे फौरन निगल लिया और उसका हिस्सा बन गई। सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी की लकीरें उसके जिस्म से निकलीं और आसपास के 100 फुट के इलाके में फैल गईं। उसके सोने के इस 1 साल के दौरान इलाके में सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी इंतहाई घनी हो गई। जब वांग लिन सोया तो उसने अपने दाएं हाथ में शराब का जग पकड़ा हुआ था। इस दिन वांग लिन ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलीं और शराब की बू से भरी एक डकार ली। उसकी आंखें कुछ उलझन से भरी हुई थीं जब उसने लाशऊरी तौर पर आसपास देखा, लेकिन उलझन फौरन गायब हो गई और वजाहत से भर गई। वो फौरन खड़ा हुआ और चौकन्ना होने का इजहार किया। फिर उसने एहतियात से आसपास देखा और जब उसने अपने हाथ में शराब के जग को देखा तो आहिस्ता आहिस्ता तेवरी चढ़ाई। उसे सिर्फ इतना याद था कि शराब का एक कतरा पीने के बाद उसके जिस्म में सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ गई थी और फिर उसने काबू खो दिया और सो गया। सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी का सोचते हुए उसने फौरन अपने अंदर चेक किया। चेक करने के बाद उसकी आंखों ने नाकाबिले तसव्वुर सदमा जाहिर किया। ये मैं कब से सो रहा हूँ? वांग लिन ने कल्टीवेशन शुरू करने के बाद ये बहुत कम होता था कि वो इतना हैरान हो। मेरे जिस्म में अंदर सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी पहले ही सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट स्टेज के उरूज से कहीं आगे निकल चुकी है। असेंडेंट स्टेज तक पहुंचने के लिए, जिंदगी और मौत के इम्तिहान में कदम रखने के लिए मुझे सिर्फ अपने डोमेन को मजीद समझने की जरूरत है। वांग लिन ने बेयकीनी से अपने हाथ में मौजूद शराब के जग को देखा। ये किस किस्म की शराब है? वांग लिन ने एहतियात से शराब के जग को अपने बैग ऑफ होल्डिंग में रखा। अभी भी फिक्र महसूस करते हुए उसने उसे वापस निकाला, उस पर ताकतवर रिस्ट्रिक्शंस की तहें लगाईं और फिर उसे वापस अपने बैग ऑफ होल्डिंग में रख दिया। मुझे इस जगह को मुकम्मल तौर पर साफ करना होगा। इस लम्हे इस जगह में वांग लिन की दिलचस्पी अपने उरूज पर पहुंच गई। जोश के बाद वांग लिन ने कुछ खौफ महसूस किया। खुशकिस्मती से मेरा डोमेन अभी असेंडेंट लेवल तक नहीं पहुंचा, वरना मैं सोते हुए असेंडेंट स्टेज में दाखिल होने की कोशिश शुरू कर देता। मैं वो असेंडेंट क्रिस्टल नहीं निकाल पाता जो जू ई ने मुझे दिया था, और अगर ये नाकाम होता तो मैं बहुत बेरहमी से मर जाता। वांग लिन ने सोचा, लेकिन उसकी आंखें फौरन रोशन हो गईं।
मेरी मौजूदा कल्टीवेशन के साथ सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। अब मुझे सिर्फ अपने डोमेन को असेंडेंट लेवल तक पहुंचाने की ज़रूरत है। फिर मैं असेंडेंट स्टेज तक पहुंचने के लिए कोई खुफिया जगह ढूंढ सकता हूँ। ये सबसे खुफिया जगह है। तो जब मेरा डोमेन ब्रेक थ्रू कर लेगा, मैं असेंडेंट स्टेज तक पहुंचने के लिए वापस यहाँ आऊँगा। इस दुनिया में हर चीज़ वाकई किस्मत पर मुनहसर होती है। ये एक खुशकिस्मती इत्तेफाक था कि मैं इस जगह दाखिल हुआ। अगर नहीं, तो अगरचे मेरे पास सेलेस्टियल जेड्स होती, तब भी इस हालत तक पहुंचने में कई साल लग जाते। क्या यही वो चीज़ है जिसे फन्नी लोग खुशकिस्मती मुलाकात कहते हैं? वांग लिन अच्छे मूड में था, क्योंकि 1 साल सोने के बाद वो बेहतरीन हालत में था। इस लम्हे उसने आसपास देखा, अपने गिर्द रिस्ट्रिक्शन तोड़ने के लिए तैयार था, जब उसे अचानक कुछ ख्याल आया। मैं कितनी देर तक सोया? अगर मैं दहाइयों तक या यहाँ तक कि सैकड़ों सालों तक सोया, तो बाहर सब कुछ बहुत बदल गया होगा। अगर वाकई ऐसा है, तो मेरे लिए अकेले कल्टीवेशन करना बेहतर होता। वांग लिन ने पेविलियन के अंदर चलते हुए थोड़ा सोचा। उसकी आंखें अचानक तंग हो गई और उसकी नज़र फासले पर बांस के झुंड पर पड़ी। बांस के झुंड के अंदर बार का एक कोना देखा जा सकता था। अगरचे इसका ज्यादातर हिस्सा बांस से ढका हुआ था, लेकिन गौर से देखने के बाद वांग लिन कुछ सुराग ढूंढने में कामयाब हो गया। पहले मैंने नोटिस नहीं किया, लेकिन यहाँ एक और लॉफ्ट है। ये किसी फन्नी मंदिर के सहन जैसा लगता है। कुछ देर सोचने के बाद वांग लिन मंदिर चेक करने नहीं गया। उसने क्रिस्टल टोकन निकाला और उसका डिवाइन सेंस उसमें दाखिल हो गया। रोशनी की लहरें थीं और उसका जिस्म केव से गायब हो गया। रेनेगेड इमॉर्टल, चैप्टर 561। रोशनी के एक धमाके में वैंग लिन उस प्लेटफॉर्म पर नमूदार हुआ जहां पत्थर का दरवाजा था। केव स्पिरिट और पत्थर का दरवाजा दोनों गायब हो चुके थे। अगर जमीन पर याओ ज़ीक्शुए के थूके हुए खून के निशानात ना होते, तो वो शक करता कि ट्रांसफर में कोई गलती हुई है। वैंगलिन ने क्रिस्टल टोकन अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। केव में दाखिल होने और बाहर निकलने के मंतर के अलावा इसमें कुछ मालूमात भी थी। कुछ देर सोचने के बाद वैंगलिन का जिस्म तेजी से बाहर निकला और रिवियर ड्रैगन पाथ पर तेजी से हरकत करने लगा। वो तेजी से 11 प्लेटफॉर्म्स के पास से गुजरा। इन प्लेटफॉर्म्स पर कोई तब्दीली नहीं आई थी और पत्थर के मुजस्समे याओ ज़ीक्शुए की सील्स में बंद थे। केव में जो कुछ हुआ, उसके बाद उसकी कल्टीवेशन लेवल सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट स्टेज के उरूज तक पहुंच गई थी। इसीलिए उसकी रफ्तार में बहुत इजाफा हो गया था। वो बिजली के झटके की तरह हिला और पहले प्लेटफॉर्म तक वापस आने में उसे सिर्फ आधा महीना लगा। ये प्लेटफॉर्म मुकम्मल तौर पर खाली था, लेकिन इस लम्हे अपनी मौजूदा कल्टीवेशन और 2 महीनों में रिस्ट्रिक्शंस तोड़ने से जो कुछ उसने सीखा था, उसके साथ उसने उस ट्रांसफर अरे को नोटिस किया जो ब्लड एंसेस्टर ने छोड़ा था। अरे को देखते हुए वैंगलिन ने कुछ देर सोचा और फिर 4 बैग्स ऑफ होल्डिंग निकाले जो सब याओ ज़ीक शुए के थे। अगर ये पहले की बात होती, तो वैंगलिन को अपनी मिड स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेशन के साथ इन बैग्स ऑफ होल्डिंग को खोलने में कुछ दुश्वारी होती। ताहम वैंगलिन की कल्टीवेशन सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट स्टेज के उरूज तक पहुंच चुकी थी और अब याओ ज़ीक्शुए की कल्टीवेशन से भी थोड़ी ज्यादा थी। एक ख्याल के साथ उसने अपना दाया हाथ 4 बैग्स ऑफ होल्डिंग पर फेरा और बैग से खूनी रंग की रोशनी निकली। ये खूनी रंग की रोशनी इंतहाई सख्त जान थी और इसने वैंगलिन के डिवाइन सेंस की मुजाहमत की। वैंगलिन ने एक सर्द स्नॉट की और उसके जिस्म में मौजूद सिलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ साथ उसकी ओरिजिन सोल भी हरकत में आई। एक दबाव के साथ एक बैग के गिर्द मौजूद खूनी रंग की रोशनी फौरन टूट गई। वैंगलिन नहीं रुका, वो दूसरे बैग ऑफ होल्डिंग की तरफ बढ़ा। खूनी रंग की रोशनी ने 3 सांसों के वक्त तक मुजाहमत की और फिर टूट गई। वैंगलिन ने तीसरे बैग पर डिवाइन सेंस की छाप को पिछले 2 की तरह मिटा दिया। वो सब कुछ एक ही बार में खत्म करने वाला था और आखिरी बैग पकड़ने वाला था जब उसका एक्सप्रेशन अचानक बदल गया और उसका दायां हाथ चौथे बैग से 3 इंच दूर रुक गया। उसकी आंखें बहुत संजीदा हो गईं जब उसने आहिस्ता आहिस्ता अपना दायां हाथ वापस खींचा और बैग ऑफ होल्डिंग को गौर से देखा। पहले जब उसने बैग्स ऑफ होल्डिंग हासिल किए थे, तो उसकी कल्टीवेशन लेवल इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन अब देखने पर उसे कुछ सुराग दिखाई दिए। आखिरी खूनी रंग की रोशनी के अंदर एक हल्की पर्पल लकीर थी। अगर कोई मोहतात ना हो, तो इसे नोटिस करना बहुत मुश्किल था। इसे सिर्फ डिवाइन सेंस से ही ढूंढा जा सकता था और ये आंखों से मुकम्मल तौर पर ना दिखाई देने वाली थी। आम फहम के मुताबिक जब तक बैग पर तुम्हारा अपना डिवाइन सेंस ना हो, तुम दूसरे डिवाइन सेंस को मिटाए बगैर इसे नहीं खोल सकते।
ताहम ब्लड एंसेस्टर की कल्टीवेशन आसमानी है और उसने लंबे अरसे तक कल्टीवेशन की है। हो सकता है कि उसने अपनी बेटी के लिए कोई ऐसा तरीका ढूंढ लिया हो जिससे वो उसका बैग ऑफ होल्डिंग, उसका डिवाइन सेंस मिटाए बगैर इस्तेमाल कर सके। नतीजतन अगर कोई बैरूनी शख्स इस बैग को हासिल कर लेता और लापरवाही करता तो वो इस पर मौजूद डिवाइन सेंस से फौरन मर जाता। ये ब्लड एंसेस्टर वाकई चालाक है। वैंगलिन ने आहिस्ता आहिस्ता अपना डिवाइन सेंस वापस खींच लिया। अब जबकि उसका डिवाइन सेंस चला गया था, बैग ऑफ होल्डिंग पर मौजूद खूनी रंग की रोशनी फौरन गायब हो गई। हालांकि वैंगलिन ने ब्लड एंसेस्टर को नहीं देखा था, लेकिन ये देखने के बाद कि उसने ब्लड सोल पिल के बारे में गलत मालूमात कैसे फैलाई और बैग ऑफ होल्डिंग पर डिवाइन सेंस का जाल बिछाया, ऐसा लग रहा था जैसे वो ब्लड एंसेस्टर से शख्सी तौर पर मिल चुका हो। जहां वो ब्लड एंसेस्टर के लिए बहुत तारीफ महसूस करता था, वहां वो उससे गहरा खौफ भी महसूस करता था। कुछ देर सोचने के बाद वैंगलिन ने एहतियात से बैग ऑफ होल्डिंग को रख दिया और अपनी नज़र बाकी 3 बैग्स पर जमाई। उसने अपना डिवाइन सेंस फैलाया और अपनी मजबूत जहनी ताकत के बावजूद गहरी सांस लिए बिना ना रह सका। पहला बैग सिलेस्टियल जेड से भरा हुआ था। वहां इतनी ज्यादा सिलेस्टियल जेड्स थीं कि अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। वैंगलिन ने मोटे तौर पर अपने डिवाइन सेंस से उसका जायजा लिया। वहां उससे कम से कम 10 गुना ज्यादा सिलेस्टियल जेड्स थीं जो उसने अब तक उसे दी थीं। असेंडेंट स्टेज तक पहुंचने के लिए दरकार सेलेस्टियल जेड्स की मिकदार बहुत ज्यादा है। इस मुकाम से पहले दरकार कुल मिकदार से कहीं ज्यादा। असेंडेंट स्टेज के बाद हर कदम के लिए दरकार सेलेस्टियल जेड्स की मिकदार नाकाबिले तसव्वुर होगी। अगर किसी के पास काफी नहीं है तो उनकी कल्टीवेशन बस रुक जाती है। ये मेरे सामने आसानी से हासिल होने वाली बड़ी रकम है। वैंगलिन ने हल्की सी मुस्कुराहट दिखाई जब उसने इस बैग ऑफ होल्डिंग को रख दिया और उसका डिवाइन सेंस दूसरे बैग की तरफ बढ़ा। बैग के अंदर देखते हुए उसकी आंखों ने जोश की झलक दिखाई। दूसरे बैग ऑफ होल्डिंग में 1000 से कम खूनी रंग के जेड्स नहीं थे। याओ ज़ीक्शुए के साथ गुजारे गए वक्त के दौरान उसके दिल में ब्लड जेड्स के लिए मजबूत एहसास पैदा हुए और वो उनसे बहुत डरता भी था। एक बार जब जेड टूट जाता है तो इससे निकलने वाली खूनी रंग की रोशनी में बहुत ताकतवर सीलिंग फोर्स होती है। सील करने के अलावा ये खूनी रंग की रोशनी एक ताकतवर हिफाजती स्पेल के तौर पर भी काम कर सकती है। वैंगलिन के तज्जिए के मुताबिक ये खूनी रंग की रोशनी हमला करने के काबिल भी होनी चाहिए, लेकिन सही मंतर और तरीके के बगैर इसे इस्तेमाल करना नामुमकिन होगा। वैंगलिन की आंखें रोशन हो गई जब उसने बैग ऑफ होल्डिंग को छुआ और एक ब्लड जेड उसके हाथ में नमूदार हुआ। उसने कुछ देर सोचा और फिर जेड को दबाया, यहाँ तक कि वो टूट गया। टूटे हुए जेड से फौरन खूनी रंग की लकीर निकली और वैंगलिन के सामने तैरने लगी। अपने डिवाइन सेंस से चेक करने के बाद खूनी रंग की रोशनी गायब हो गई और वैंगलिन ने सोचा कि मेरे पास सीलिंग फंक्शन इस्तेमाल करने का तरीका नहीं है, इसीलिए मैं इसे सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन याओ ज़ीक्शुए के मेरे हाथ में होने से मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूँ। तीसरे बैग में बहुत सी मुख्तलिफ चीजें भरी हुई थीं। वहां औरतों के कपड़े, कुछ परफ्यूम्स, छोटी ज्वेलरी और यहाँ तक कि गुड़ियां भी थीं। वांग लिन ने उन चीजों को सीधा नजरअंदाज कर दिया जब उसके डिवाइन सेंस ने इलाके को तलाश किया। उसकी आंखें अचानक तंग हो गईं जब उसे 10 से ज्यादा ब्लड सोल पिल्स मिलीं। ये मोम की गोलियां सफाई से एक साथ रखी हुई थीं। उन पर धुंधले निशानात थे, लेकिन वो झिलमिला नहीं रहे थे। तमाम ब्लड सोल पिल्स एक साथ नहीं रखी गई थीं। एक गोली बैग के कोने में रखी गई थी। ये गोली धुंधली नहीं थी और इस पर मौजूद निशानात थोड़ा सा झिलमिला रहे थे। ब्लड सोल पिल के अलावा साइड पर एक कंपस भी था। वांग लिन का हदफ कंपस था। उसने बैग ऑफ होल्डिंग को छुआ और 2 चीजें उसके हाथ में नमूदार हुईं, कंपस और वो ब्लड सोल पिल जो कोने में रखी गई थी। ये याओ शीशुए वाज़ेह तौर पर ये नहीं सोच सकती थी कि वो मेरे हाथों पकड़ी जाएगी और उसके बैग्स मुझसे छीन लिए जाएंगे। इसलिए बैग के अंदर चीज़ों की तरतीब में कुछ मालूमात छुपी हैं। 80% इम्कान है कि अलग रखी गई ब्लड सोल पिल असली है। जहां तक बाकी का ताल्लुक है, मैं मान लेता हूं कि वो सब जाली हैं। इसके अलावा ब्लड जेड्स के अलावा उसके तीनों बैग्स ऑफ होल्डिंग के अंदर कोई मैजिकल ट्रेजर्स नहीं है। मैं मान लेता हूं कि मैजिकल ट्रेजर्स जैसी चीजें सब उस बैग में है जिस पर ब्लड एंसेस्टर का डिवाइन सेंस है। वांगलिन ने कुछ देर तक ब्लड सोल पिल को देखा और फिर उसे अपने बैग ऑफ होल्डिंग में रख लिया। जहां तक उस जाली गोली का ताल्लुक है जो याओ शीशुए ने उसे दी थी, उसने उसे निकाला और उसके एक बैग में रख दिया। फिर उसकी नज़र कंपस पर पड़ी। ये कंपस मुकम्मल तौर पर खून जैसा सुर्ख था और किसी नामालूम मटीरियल से बना था।
इसे अपने हाथ में पकड़ते हुए उसने ठंडक की लहरें अपने जिस्म में दाखिल होती महसूस की। उस वक्त याओ शीशुए ने इस जगह दाखिल होने के लिए इस कंपस का इस्तेमाल किया था। इस कंपस का यहाँ मौजूद अरे के साथ जरूर कोई ताल्लुक होगा। वांग लिन का डिवाइन सेंस कंपस में दाखिल हुआ और अंदर याओ शीशुए की डिवाइन सेंस की छाप मिली। वांग लिन ने राहत की सांस ली। अगर इस कंपस पर भी ब्लड एंसेस्टर का डिवाइन सेंस होता तो उसे इस जगह से निकलने के लिए यहाँ मौजूद ट्रांसफर अरे को तब्दील करने का कोई तरीका ढूंढना पड़ता। केव के अंदर इस जगह से निकलने के लिए एक ट्रांसफर अरे भी था। वांग लिन ने क्रिस्टल टोकन से इसके बारे में सीखा था। ताहम ट्रांसफर अरे केव के शुमाल मशरकी कोने में था और वांग लिन जहां था वहां से काफी दूर था। रास्ते में मौजूद तमाम रिस्ट्रिक्शंस के साथ वहां पहुंचना एक मुश्किल सफर होता, वरना वो इस सूरत हाल में ना होता। वांग लिन ने आसानी से कंपस से याओ शीशुए का डिवाइन सेंस मिटा दिया और उसकी जगह अपना डिवाइन सेंस लगा दिया। उसने फौरन देखा कि कंपस के अंदर एक छोटा सा फॉर्मेशन है। फॉर्मेशन मुसलसल बदल रहा था, जैसे कंपस की सुई हरकत कर रही थी और एक बार भी नहीं रुकी थी। इस कंपस में वाकई एक फॉर्मेशन भी है। बाहर वाले ट्रांसफर अरे और कंपस के अंदर वाले फॉर्मेशन को सिंक होना चाहिए, वरना इसका कोई असर नहीं होगा। वांग लिन के डिवाइन सेंस ने कंपस के अंदर का जायजा लिया और थोड़ा मुताला किया। अगरचे वो मुकम्मल तौर पर समझ नहीं सका, लेकिन वो कुछ सुराग ढूंढने में कामयाब हो गया। उसने कंपस के अंदर वाले फॉर्मेशन को तब्दील करने के लिए 3 दिन का वक्त लगाया। फिर उसने प्लेटफॉर्म पर मौजूद ट्रांसफर अरे को तब्दील किया, जिससे ट्रांसफर अरे पहले से बहुत मुख्तलिफ हो गया। अगरचे वांग लिन ने ट्रांसफर अरे के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बदला, लेकिन उसने एक अहम नुक्ता बदल दिया। अगर उसके अलावा कोई और इस जगह दाखिल हुआ तो ट्रांसफर अरे फौरन उन्हें वापस भेज देता। ये मुसलसल ट्रांसफर स्पेस को फाड़ देने का सबब बनता और वो शख्स खला में खींच लिया जाता। सिर्फ उन्हें स्पेशल रिफ्ट में भेजने मतलब ये नहीं कि वो मर जाएंगे, इसलिए मुझे कुछ इजाफी चीजें शामिल करनी होंगी। वांग लिन ने कुछ देर सोचा और फिर ट्रांसफर अरे पर काम करना शुरू कर दिया। उसने ट्रांसफर अरे को बदलने के लिए 3 दिन लगाए थे, लेकिन उसमें लातादाद रिस्ट्रिक्शंस शामिल करने के लिए 30 दिन लगाए। रिस्ट्रिक्शंस शामिल करते हुए वो ना सिर्फ बेसब्र था, बल्कि वो काफी खुश महसूस कर रहा था। अगर कोई वाकई इस जगह से गुजरा तो वो यकीनन हैरान रह जाएगा। वांग लिन की आंखें रोशन हुईं जब उसका डिवाइन सेंस कंपस को एक्टिवेट करने के लिए उसमें दाखिल हुआ। फिर खूनी रंग की रोशनी की एक झलक ने वांग लिन के पूरे जिस्म को घेर लिया और चंद सांसों के वक्त के बाद खूनी रंग की रोशनी गायब हो गई और वांग लिन भी। आर्मी कैंप से 1000 किलोमीटर दूर कदीम पहाड़ पर खूनी रंग की रोशनी का एक धमाका हुआ और वांग लिन नमूदार हुआ। चौंधिया देने वाली सूरज की रोशनी वांग लिन की आंखों में दाखिल हुई। उसने आसपास देखा और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी और दुनिया से देख रहा हो। अदीम एंशिएंट डीमन सिटी का धुंधला खाका उस वक्त से बदला हुआ नहीं लग रहा था जब वो गया था। वांग लिन ने एक गहरी सांस ली जब वो रोशनी की एक लकीर में बदल गया और आर्मी कैंप की तरफ बढ़ा। उसकी रफ्तार पहले से कहीं ज्यादा तेज थी, इसलिए उसे आर्मी कैंप के करीब पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। ठीक इसी लम्हे आर्मी कैंप से एक ताकतवर किलिंग इंटेंट निकला और वांग लिन पर जम गया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।